जय हिंद दोस्तों, घटना चक्र के इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य किससे लिखा जाता है? इसी से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? क्या इंद्रप्रस्थ थी? नहीं। क्या कुशीनगर थी? नहीं। क्या वैशाली थी? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाटली। ठीक है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। और अगर ये पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर ये पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। चाणक्य और चंद्रगुप्त में मिल करके जो नंद वंश के शासक थे, घना नंद, उसकी क्या करी थी? हत्या। और एक नए राजवंश की स्थापना करी थी, उसको हम क्या कहते हैं? मौर्य राजवंश। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हालांकि पहली बार जब आक्रमण किया था चंद्रगुप्त ने नंदों की राजधानी पर, तो वह उस समय पराजित हो गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही गरीब परिवार से था। जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो जब वो पैदा होता है तो पिता है नहीं, तो माता की सेवा कैसे हो? तो इसकी माता को इसके मामा लेकर चले जाते हैं। अब इसकी माता का भरण पोषण करने के लिए वो दूसरों से कर्ज लेते हैं, और कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसके मामा क्या हो जाते हैं? गुलाम। तो इसकी माँ रोती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माँ से पूछता है कि माँ तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि तुम्हारे पिता तो तुम्हारे आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। हमारा और तुम्हारा सहारा तुम्हारा मामा था, वो भी आजकल क्या बन गया है? गुलाम। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साहस देखिए। उसने कहा कि किसने मेरे मामा को गुलाम बनाया है? कहा उस साहूकार ने जिससे उन्होंने ऋण लिया था। तो कहा मुझे भेजिए उसके पास। और यह खुद जाता है उसके पास, और यह क्या बन जाता है? दास। क्या बन जाता है? दास। इसी समय आप देखेंगे जो है भारत पर एक आक्रमणकारी आक्रमण करता है, और उस आक्रमणकारी का नाम था सिकंदर। उसका क्या नाम है दोस्त? सिकंदर। सिकंदर इतना अत्याचारी था कि वह यूनान से निकलता है, पूरा यूरोप, इंग्लैंड वगैरह है ना, इसके बाद ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान को जीत लेता है। आप अफ़गानिस्तान में डेरा डालता है और उसकी नज़र कहाँ रहती है? भारत पर। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने के लिए उसे एक राज्य से टकराना पड़ता। उस राज्य का क्या नाम है? तक्षशिला। और तक्षशिला का जो राजा था उसका नाम था आम्भी। उसका नाम क्या था दोस्त? आम्भी। अब आम्भी को जब समझ में आया कि जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, वो बौखला गया। क्योंकि सिकंदर जिस भी राज पर अटैक करता था उसका सर्वनाश ही कर देता था, है ना। तो इसके पहले सिकंदर तक्षशिला पर अटैक करता, आम्भी खुद ही उसके पास पहुंच गया, है ना। और सिकंदर के पैर पर गिर गया। बोला सर प्रणाम। कहा प्रणाम, मगर तुम हो कौन? कहा मैं आम्भी हूँ। कहा तक्षशिला के शासक हो क्या? बोला हाँ। कहा बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो तुमको हम नक्शा मिटाने वाले थे। कहा नहीं इसीलिए तो आए, समझ नहीं। अब उसने तक्षशिला को जीत लिया। तक्षशिला के बगल में एक पुरु राज था, है ना, और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था पोरस, है ना। अब पोरस राजा था। आम्भी ने कहा हमको मत मारिए, पोरस को मारिए, है ना, और पोरस को जब मारेंगे तो हम आपकी सहायता भी करेंगे। कहा डन, है ना। तो सिकंदर ने सोचा जैसे आम्भी डर गया, हो सकता है पोरस भी डर जाए। तो सिकंदर ने पोरस के पास जो है एक लेटर लिखा। बोला पोरस, मैं यूनान का महान बादशाह सिकंदर आपको चेतावनी देते हुए आदेश देता हूँ
कि जिस तरीके से तक्षशिला के शासक आम्भी ने हमारी अधीनता को स्वीकार किया है, उसी तरीके से तुम भी हमारी अधीनता को स्वीकार करो। तो पोरस ने जवाब में लिख के भेजा कि पहले तुम ये बताओ कि जो राज दिया है तुमने दिया कि तुम्हारे बाप ने दिया है कि नहीं? हम तुम्हारी अधीनता कहीं स्वीकार करें? और तुम होगे कहीं राजा, हमसे कहा मतलब तुमको देखबो नहीं किए। तुम लंबे हो, चौड़े हो, काले हो, कलूटे हो, पहले दिखो तो, और हमको लगेगा तुम्हारे सामने आज समर्पण करना चाहिए तो कर देंगे। सिकंदर नाराज हो गया, बोला तुम्हारी ऐसी तैसी, पूरी दुनिया हमसे डरती, तुमको डर नहीं लगा? कहा अब हम तुमसे मिलेंगे, है ना। और वह मिलता है और एक युद्ध होता है, झेलम का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? झेलम का युद्ध 326 BC में। कब होता है दोस्त? 326 BC। इस युद्ध में सिकंदर के पास घोड़े थे और पोरस के पास हाथियां थी। इंद्र भगवान से भी नहीं रहा गया, वो उसी समय पानी टपका दिए, है ना। तो जब पानी टपकेगा जमीन गीली हो जाएगी, हाथी भारी होती है, जमीन में उसका पैर धंसने लगेगा। पोरस हार गया। अब सिकंदर के सामने बंदी बनाकर लाया गया। सिकंदर ने कहा कि बताओ, बड़े कूद रहे थे, है ना, अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया? का गाना मत गाओ, पुरान गाना है, जो करना है वो कर दिया जाए, है ना। सिकंदर परेशान, बोला मतलब इतना मार खाने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस तनिको नहीं कम हुआ? है ना। तो सिकंदर ने उसके पूरे राज्य को उसे वापस कर दिया और तक्षशिला को भी किसे दे दिया? पोरस को। आम्भी पहुंचा, कहा सर हम पैर पकड़े थे, कहा यही लेने तुमको दे रहे हैं, हमको पैर पकड़ने वालों की ज़रूरत नहीं, हमको पैर उखाड़ने वाले की ज़रूरत है, और इसके अंदर ये दम है। लेकिन पोरस ने, आप देखेंगे, ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किया, है ना, क्योंकि ब्यास नदी से प्रारंभ हो जाती है साम्राज्य किसका? घनानंद का। तो आप समझ सकते हैं घनानंद सिकंदर से कम नहीं था, डर के मारे उसने ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किया। लेकिन यहाँ जो ब्यास नदी के ऊपर का जो पोर्शन है, वहाँ पर अत्याचार करवा दिया, महिलाओं की इज्जतें लूटी गई, किसानों का खेत जला दिया गया, है ना, जो ग्वाले थे उनके भैंसों को मार दिया गया, त्राही त्राही मच गई, जिसको एक आदमी चुपचाप मार के देख रहा था, और उसका क्या नाम है? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य घनानंद के पास आया, बोला महाराज बचा लीजिए हमारे देश के आन बान और शान को, बचा लीजिए हमारे देश के महिलाओं की इज्जत और आबरू को, बचा लीजिए हमारे देश के ग्वालों और किसानों को। कहा ठीक है बचाए ले बताओ कि तुम्हारे पास कितनी बहन हैं? कहा हमारे पास तब को नहीं है। कहा तुम्हारी शादी हुई है? कहा नहीं शादियों नहीं हुई है। कहा तो तुम्हारी बिटिया बहन की इज्जत कैसे खतरे में आ गई? समझ रहे नहीं? कहा पूरे देश की जो माताएं बहनें हमारी माताएं बहनें। कहा चुप, पूरे देश की नहीं, तुम अपनी बात करो, समझ में रहे। और वैसे भी सिकंदर ने हमारे राज्य पर अटैक नहीं किया, और जब करेगा तो समझ जाएगा कि अटैक नहीं करना चाहिए, अब तुम जाओ। लेकिन आचार्य चाणक्य एक बड़े दिल के आदमी थे, उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की नीति का फॉलो किया, पूरे भारत को अपना देश माना। उसने कहा कि जो राजा पावरफुल होते हुए भी अपने लोगों की हिफाजत नहीं करता है, उस राजा का सर्वनाश हो जाता है, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए। कहा तो आओ तो हम तुम्हें कुछ देंगे, समझ रहे हैं। आया, चोटी पकड़ के मारा, तुम्हारी ब्राह्मण के ऐसे की तैसे श्राप देता हो भी हमारे घर में घुस के। तो वहाँ पर चोटी बांधते बांधते निकले, लेकिन उनको जाना था तक्षशिला, वो रास्ता भटक गए, विंध्याचल के जंगल में आए, लकड़ी बीनने लगे, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अबे सबके सामने मारा, घसीट घसीट के मारा। तो वहाँ पर एक बच्चा था जो एक खेल खेल रहा था, राजकीलम नाम का खेल। कौन सा खेल खेल रहा था? राजकीलम खेल खेल रहा था। और इस राजकीलम खेल में यह राजा बना था। क्या बना था दोस्त? राजा। आचार्य चाणक्य देखा कि इसका जजमेंट बहुत अच्छा है, डिसीजन बहुत अच्छा ले रहा है, न्यायप्रिय बच्चा है। तो इस बच्चे के पास पहुंचे चाणक्य, बोले बेटा क्या नाम तुम्हारा? बोले चंद्रगुप्त। कहा तुम राजा बनोगे? कहा अभी का भिखारी बने, अभी ने तो राजा ही बने। कहा नहीं, ये तो झूठ मूठ का राजा है, हम तुमको सचमुच का राजा बनाएंगे, बड़ा राजा बनाएंगे। कहा कितना बड़ा बनाओगे? कहा आप देखिए हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। कहा क्या बात है, तुमको देख के लगता तो नहीं है
एक धोती पहने हो, उसी में ओढ़े हो, उसी में धोए हो, सब काम किए हो। अब बात करोगे भाग्य से, हाँ मैं राजा वाजा नहीं बनना। लेकिन आचार्य चाणक्य के मन में बस गया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। वो उसकी माँ के पास जाते हैं जिसका नाम मुरा था। मुरा के नाम पर ही इस वंश का नाम क्या पड़ा है? मौर्य वंश। बोला बेटा बहुत अच्छा है, मुझे दे दो, चक्रवर्ती राजा बनाएंगे। अब कौन माँ नहीं चाहती कि हमारा लड़का चक्रवर्ती राजा बने? कहा ले जाओ, डन, लेकिन जो कह रहे वही बनाना, कुछ और मत बना देना। तो इतना पराक्रमी राजा है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से जाता है तो सबसे पहले इसका काम रहता है चंद्रगुप्त का कि सिकंदर को भगाना है। सबसे पहले इसका काम क्या था? सिकंदर को। आचार्य चाणक्य ने कहा फूट डालो सिकंदर की सेना में। अब इसका डर रहा है, कह रहा भाई सिकंदर बहुत बड़ा राजा है, लेकिन फिर भी इसको जिम्मेदारी दी गई भगाने का। तो इसने इसके शाही भोजनालय में जहर मिला दिया सिकंदर के। अब जो सेना खा रही है तो वो जा रही है, जो खा रही है वो जा रही है। हुआ ऐसा कि सेना ने कहा हम भूखे रहेंगे लेकिन हम खाना नहीं खाए। सिकंदर खुद कहता था भोजन खाओ, लेकिन वो खुद नहीं करता था, वो तो कहा हम ना निपट जाए। इसके बाद सेना लगी भागने, समझ रहे हैं? तो सिकंदर तो भाग गया, लेकिन एक पापी बचा था, उसका क्या नाम था? जब सिकंदर भाग गया तो आचार्य चाणक्य का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया। बस सिकंदर भगा दिए, चंद्रगुप्त मौर्य हवा में उड़ने लगे, समझ? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर आचार्य चाणक्य ने घनानंद की राजधानी पर क्या किया? अटैक। और घनानंद की एक पुत्री थी, वो राजधानी में आकर कुछ कर रही थी। जब ये आक्रमण किए तो चंद्रगुप्त की निगाह इसकी बिटिया पर पड़ी, और जब बिटिया पर निगाह पड़ गई तो फिर निशाना लगना है, निशाना ही नहीं लग रहा है। समझ रहे नहीं? निशाना तो कहीं और लगाना है। अब आचार्य चाणक्य कह रहे छोड़ उसको, इधर पकड़ के ना, हम ना पकड़, हम यही देखो। ये बुरी तरीके से हार गए, मुंह बना के वापस लौटे। और जो सैनिक चंद्रगुप्त की सेना में भर्ती हुए थे, सुबह उनकी किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन रोते बिलखते हुए आई। बोला चंद्रगुप्त मौर्य अगर तुम्हारे लड़ने की मन नहीं था, तुम वहाँ कुछ और देखने गए थे, तो हमारे पतियों को काहे शहीद करवा दिया? समझ? तो वहाँ पर द्रवित हो गया मन इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। वो भी लगा रोने, फूट फूट के रोने लगा। अपने गुरु का पाँव पकड़ा और कहा नहीं लड़ूंगा मैं, युद्ध नहीं करूंगा मैं। तब आचार्य चाणक्य ने कहा था कि युद्ध के मैदान में नहीं होता कोई योद्धा पराजित। पराजित तब होता है जब वह मन से पराजय को स्वीकार करता है। और कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वाले, हार से हताश होने वाले योद्धाओं को यह पता भी नहीं चलता कि जिस समय उन्होंने पराजय को स्वीकार किया उस समय वे विजय के कितना निकट थे। तो भुला दीजिए उन पुराने पराजयों को, भुला दीजिए उन पुराने अपमान को, और आइए एक बार पुनः विजय के लिए प्रयास करते हैं, जीत हमारी ही होगी। और आप देखेंगे इसने ना केवल पाटलिपुत्रा पर बल्कि दक्षिण के चोल, चेर, पांड और उड़ीसा के कलिंग को छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत किसका हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। पूरा पाकिस्तान किसका हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। काबुल, कांधार, हेरात, मकरान प्रदेश किसका होता था? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी अफगानिस्तान तक इसकी सीमा गई थी। तो सीखा दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने गलती किया। जिस समय आपका लक्ष्य युद्ध जीतना है उस समय प्यार नहीं किया जाता, समझ नहीं? प्यार करेंगे तीर कहाँ लगेगी पता चलेगा। समझ रहे नहीं? तो यहाँ पर लेकिन फिर भी उसने सुधार किया और क्या बन गया? चक्रवर्ती सम्राट। दूसरा देखिए, आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? औरंगजेब से संबंधित है, हुमायूं से संबंधित है, अकबर से संबंधित है, या शाहजहां से? देखिए हम आपको बता दें, जो मोती मस्जिद है वो 3 जगह बनी है। एक मोती मस्जिद तो आगरा लिखा है, दूसरा मोती मस्जिद जो है वो लाहौर के किले में। कहाँ है दोस्त? लाहौर के किले में। तीसरा मोती मस्जिद जो है वो लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के जो है लाल किले में। और चौथा जो मोती मस्जिद है वो जो है दिल्ली में है, और एक दिल्ली में एक स्तंभ है मेहरौली लौह स्तंभ। कौन सा लौह स्तंभ है? मेहरौली लौह स्तंभ।
ये 4 जगह पर आप देखेंगे तो मोती मस्जिद बनी। इसमें जो आगरा का मोती मस्जिद है, ठीक है, और जो लाहौर का मोती मस्जिद है, लाहौर के किले में, उसको किसने बनवाया है? समझिए, मोती मस्जिद कितनी जगह बनी है? 4। कितनी जगह बनी है? 4। एक तो आगरा, बाकी 3 जगह। और तो आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां। लाहौर के किले में जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनवाया? शाहजहां। अब बात आती है कि दिल्ली के लाल किले में और दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ के पास जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनवाया? तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसको बनवाया है किसने? औरंगजेब ने। लेकिन अगर पूछ रहे दिल्ली के लाल किले को किसने बनवाया है? शाहजहां। समझ में आया? दिल्ली का जो लाल किला है उसको बनवाया है शाहजहां, लेकिन लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद बनवाई गई है उसको किसने बनवाया है? औरंगजेब। उसी प्रकार से आगरा का जो किला है उसको बनवाया है अकबर बादशाह ने, लेकिन आगरा के किले के अंदर जो मोती मस्जिद बना है उसको किसने बनवाया है? हुमायूं, शाहजहां। अब एक बचता है, दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ के पास भी एक मोती मस्जिद है। तो दिल्ली के मेहरौली स्तंभ के पास जो मोती मस्जिद है उसको बनवाया है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने। किसने बनवाया है? बहादुर शाह जफर ने। और अगर ये पूछ ले कि बहादुर शाह जफर मुगल वंश का कितने नंबर का शासक था, क्या बताएंगे? अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर ही मुगल वंश का क्या था? अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून में। कहाँ स्थित है? रंगून में। और रंगून का एक नाम और क्या मिलता है? बर्मा। एक नाम क्या मिलता है? बर्मा। चूंकि आप देखेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ है, उस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? बहादुर शाह जफर। समझ रहे? और बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करने की वजह से देश से निष्कासित कर दिया गया था। तो देश से निष्कासित करके कहाँ भेजा गया था? रंगून। और इसी रंगून में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई थी? मृत्यु। समझ में आया? तो मोती मस्जिद कितने स्थान से प्राप्त होते हैं? 4। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? लाहौर का मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद, दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ के पास जो मोती मस्जिद, बहादुर शाह जफर। समझ गए? मोती मस्जिद जो मोती से बना नहीं, उसका नाम है मोती मस्जिद। समझ रहे हैं? नहीं तो बहुत मोती लग जाएंगे। हाँ, मोती लगाया गया है, हीरे लगाए गए। कहा जाता है कि पहले लाल किले में जो है बल्ब नहीं लगा था, बेशकीमती हीरे जवाहरात लगे थे। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हीरे जवाहरात निकाल लिए, उसके स्थान पर कागज का ये कांच का ये लगा दिया बल्ब कि अब तुम जगमगाओ, है ना। अब ये जो हीरा जवाहरात है वो आजकल इंग्लैंड में जगमगा रहा है। नहीं, राज शासन इंग्लैंड का हमारा देश गुलाम बना था। समझ रहे? भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। समझ रहे? 1757 में अंग्रेजों ने पहली बार जो है प्लासी के युद्ध में भारत में अपना पैर जमाया, और 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें पैर अस्थायी कर लिया, और फिर भारत को लूटा 1947 तक। समझ में आया? इस दौरान उसने भारत की जो भी बेशकीमती हीरे थे, जवाहरात थे, है ना, मयूर सिंहासन था, या जो भी राजाओं की बेशकीमती खजाने थे, उसको लूट लूट के कहाँ ले गए? इंग्लैंड। समझ? भारत से कच्चा माल ले गए इंग्लैंड। जैसे आप गेहूँ बनाते हैं, है ना, तो हमने आपका गेहूँ 20 रुपये में खरीद लिया, हम आपको आटा फिर वही 60 रुपये किलो दे रहे हैं, तो हम तो फ़ायदा ले रहे हैं, बस पीस के 60 रुपया कर दिया। उसी प्रकार से कच्चा माल कपास ले जाते थे, नील ले जाते थे, है ना, तो 50 रुपये की रुई लेकर जाते थे, कपास लेकर जाते थे, उसको 5000 का शर्ट बनाकर बेचते थे। समझ है? तो इस प्रकार से भारत का उन्होंने क्या किया है? शोषण किया है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भारत से आप कच्चा माल ले जाओगे तो वहाँ पर चीज़ें निर्मित होगी,
तो यहाँ के जो लोग मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत को उसने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, सब रूप से अंग्रेजों ने क्या बनाया है? कंगाल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्त? भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया है? 1905 ईस्वी में। कब किया है? 1905 ईस्वी में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ है, तो क्या बताएंगे? 1905 ईस्वी में। और जब बंगाल विभाजन हुआ तो इससे पूछा गया कि आप बंगाल को क्यों विभाजित कर रहे हैं? तो इसने कहा कि हमको जो है प्रशासनिक असुविधा हो रही है। हमको क्या हो रही है? प्रशासनिक असुविधा। तो अगर कोई पूछे कि बताइए कि लॉर्ड कर्जन ने किस वजह से बंगाल का विभाजन किया था, तो आंसर क्या कहेंगे? प्रशासनिक असुविधा। लेकिन ये वास्तविक कारण नहीं था। वास्तविक कारण ये है कि बंगाल में बहुत तेजी से जो है राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? राष्ट्रवाद। तो बंगाल में अगर ये राष्ट्रवाद बढ़ता रहता तो बहुत जल्द भारत के लोग अंग्रेजों के बहिष्कार प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ता। तो इसीलिए उसने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को कर दिया और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को कर दिया। जैसे भारत के जो बड़े नेता हैं, जैसे चित्तरंजन दास हो गए, अरविंद घोष हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, है ना, अरविंद घोष हो गए, ये सब बड़े बड़े नेता कहाँ पैदा हुए हैं? बंगाल में। और ये सब बड़े, विवेकानंद हो गए, है ना, विवेकानंद के भाई वारेंद्र हो गए, ये सब बहुत तेजी से जो है प्रचार कर रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस वजह से डर गया लॉर्ड कर्जन। कहा ये प्रक्रिया, ये आंदोलन अगर चलता रहा तो बहुत जल्दी हमको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए उसने बंगाल का क्या कर दिया? विभाजन। समझ आया? तो बंगाल विभाजन किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड डलहौजी जिस लिए जाना जाता है वह है उसकी हड़प नीति। वो क्या है? उसकी हड़प नीति। उसने हड़प नीति के तहत आप देखेंगे सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, झांसी को मिला लिया, है ना, नागपुर को मिला लिया, है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे कुशासन का आरोप लगा करके उसने जो है अवध को मिला लिया, है ना। तो आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी किसके लिए जाना जाता है? हड़प नीति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पहली बार रेल चली थी। पहली बार क्या चली थी? रेल। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से ठाणे। और पहली ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था दोस्त? ब्लैक ब्यूटी। और ये कब चली थी? 1853 में। कब चली थी? 1853। ब्लैक ब्यूटी, काली सुंदरी, है ना, कब चली थी? 1853 में। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के समय आप देखेंगे डाकखाना अधिनियम आया है। क्या आया है? डाकखाना अधिनियम आया है। तो आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी जाना जाता है अपने डाकखाना अधिनियम के लिए, अपने हड़प नीति के लिए। इसके समय क्या चला हुआ था? रेल की सुविधा प्रारंभ हुई थी, है ना। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो इसी के समय हुआ है 1857 का विद्रोह। क्या हुआ दोस्त? 1857 का विद्रोह। और विद्रोह को आप कभी भी क्रांति नहीं कहेंगे। आप विद्रोह को कभी क्या नहीं कहेंगे? तो अगर आपसे पूछे कि 1857 में विद्रोह हुआ था कि क्रांति हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? विद्रोह। समझिए थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर आप किसी भी शासन के खिलाफ विद्रोह करते हैं, है ना, बगावत करते हैं और बगावत करके शासन को पलट देते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? क्रांति। लेकिन अगर आपका बगावत फेल हो गया तब उसे क्या कहा जाएगा? विद्रोह। जैसे मोदी जी शासन में हैं, राहुल गांधी उसके खिलाफ बगावत कर दें और सत्ता चेंज हो जाए, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए, तब हम इसको क्या कहेंगे? क्रांति।
लेकिन मोदी जी के खिलाफ बार बार अफवाहें फैलाकर, उनके खिलाफ मोर्चा निकालकर, अगर बार बार आप उनका विरोध कर रहे हैं फिर भी आप जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? विद्रोह। तो क्या अंग्रेज देश छोड़कर चले गए थे? नहीं। क्या अंग्रेजों की भारत में शासन सत्ता समाप्त हो गई थी? नहीं। तो इसीलिए 1857 का जो विद्रोह है उसको हम कभी भी 1857 की क्रांति नहीं कहेंगे। समझ गया? और ये 1857 की क्रांति किसके समय हुआ है? लॉर्ड कैनिंग। और अगर ये पूछ ले कि भारत का पहला वायसराय कौन है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। जो वायसराय होता था वही गवर्नर जनरल होता था। अब आप कहेंगे तो जब वही वायसराय वही गवर्नर जनरल है तो फिर क्या मतलब है? समझ रहे? व्यक्ति एक ही है, नाम चेंज हो गया। जैसे अगर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधि बनकर भारत में आते हैं, किसके प्रतिनिधि बनकर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि बनकर कहाँ आते हैं? भारत में। और भारत का प्रशासन देखते हैं, तब आपको क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल। तब आपको क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल। लेकिन अगर ब्रिटेन की रानी आपको भारत का प्रशासन सौंपती है, तब आपको क्या कहा जाएगा? वायसराय। समझ? काम वही कर रहा था जो गवर्नर जनरल कर रहा था, लेकिन इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं भेजा था, इसको वहाँ की महारानी ने भेजा था। समझ में आया? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। समझ में आया? लॉर्ड लिटन इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी के समय हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो क्या था? बहुत ही चर्चित था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आप मीडिया को क्या समझते हैं? ये चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, है ना? इसीलिए मीडिया से सब डरते हैं, पुलिस वाले भी मीडिया से डरते हैं। समझ रहे? तो मीडिया वाले काम क्या करते थे? जो ब्रिटिश सरकार की चीज़ें होती थी, अलोकप्रिय चीज़ें होती थी, जो जनता के बीच में मैसेज नहीं जाना चाहिए था, उस चीज़ों को जनता के बीच में फैलाती थी कि ब्रिटिश अधिकारियों ने ये गलत काम किया, इनकी ये नीतियाँ गलत है ना? तो इससे ब्रिटिश सरकार को खतरा था। इसीलिए हिंदी मीडियम में जो समाचार पत्र निकलते थे उसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना? बाद में रिपन आता है तो वह फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या करता है? समाप्त। समझ रहे? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? लॉर्ड लिटन। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है? किसके समय 1857 का विद्रोह हुआ? लॉर्ड कैनिंग। हड़प लीद के लिए कौन जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है? लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ है? बंगाल का। समझ गए? ओके। देखिएगा, निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम में लगाएं। सही कालक्रम मतलब पहले कौन हुआ, फिर इसके बाद कौन हुआ, फिर इसके बाद कौन हुआ। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो चीज़ घटित हुई है वो जो हुई है चंपारण सत्याग्रह, और वो घटना कब हुई है? 1917। ठीक है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? नील की खेती के लिए। किससे संबंधित है? नील की खेती। और चंपारण किस राज्य में पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है दोस्त? बिहार में पड़ता है। और बिहार में अंग्रेजों ने यह सिस्टम बनाया कि कोई भी आदमी है तो उसको जो है नील की खेती करना जो है अनिवार्य होगा। उसको नील की खेती करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। अब बिहार में जो नील की खेती थी उसको अनिवार्य बना दिया कि आपको नील की खेती करना ही है। लेकिन जब नील उत्पादित हो गया, जब नील बन गया, तो इनको जर्मनी से रासायनिक रंग मिल गए जो नील की तुलना में बहुत सस्ते थे। बात समझ रहे? तो अंग्रेजों ने नील लेना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और ये बिहार के किसान नील की खेती करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अंग्रेजों ने इनको एडवांस पैसा भी दिया था कि आप नील की खेती करिए। तो जब पैसा आपने एडवांस दिया, हमने नील की खेती कर लिया, तो अब आप नील लीजिए ना हमसे। लेकिन उन्होंने रासायनिक रंग खरीदा जर्मनी से और किसानों से अपना पैसा वापस मांगा।
बोला कि हमें नील नहीं चाहिए, जो पैसा दिया था वो पैसा हमको वापस दी। तो पैसा तो उसने लगा दिया नील की खेती में, तो अब कहाँ से पैसा देगा? तो ज़बरदस्ती मारने पीटने लगे अंग्रेज। तो किसानों ने क्या कर दिया? बगावत। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया कि आप किसी भी तरीके से इस मैटर को क्या करिए, समाप्त। महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे 1917 में। उन्होंने नील की खेती को क्या करवा दिया? प्रतिबंधित करवा दिया। समझ रहे हैं? तो ये नील की प्रक्रिया कब शुरू हुई है? 1917। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है 1920 में। कब शुरू हुआ दोस्त? 1920 में। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अगर असहयोग का आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आधन सहयोग, मतलब हमको अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। ठीक है। और असहयोग आंदोलन का जो सबसे चर्चित घटना माना जाता है वो कौन सा घटना है? चौरी चौरा कांड। वो कौन सा घटना है? चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड में आप देखेंगे ये कब हुआ है? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। यहाँ पर क्या हुआ? कुछ भारतीय लोग बिना किसी का विरोध किए, समझ, बिना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, केवल ये नारा लगा रहे थे कि हमें अंग्रेजों के किसी भी काम में सहयोग नहीं करना। तो भैया आपको क्या नुकसान है? हमने तो रेलवे नहीं फूंका, हमने बिजली घर को नहीं तोड़ा, हमने डाक खाना को नहीं तोड़ा, हमने बसों को नहीं तोड़ा, हम यही कहते हुए जाए तो हमको जाने दीजिए। तो अंग्रेजों ने उनको दौड़ा करके मारा। तो जब अनायास लोग मारने लगे, ठीक है, तो फिर भीड़ इनके ऊपर, अंग्रेज पुलिस कर्मियों के ऊपर टूट पड़ी। तो अंग्रेज पुलिसकर्मी अपने पुलिस थाने में आए और ताला बंद करके चिढ़ा रहे थे कि अब मारो, अब मारो, है ना। तो यहाँ की जनता ने उस पर पूरे थाने पर पेट्रोल फूंक दिया, डाल दिया और डाल के फूंक दिया, कहा अब देखो, है ना। सब जल के मर गए। और महात्मा गांधी को ये चीज़ बहुत बुरा लगा। उन्होंने आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था 1919 में, है ना। रॉलेट सत्याग्रह को कहा जाता है काला कानून। क्या कहा जाता है दोस्त? काला कानून। और काला कानून के तहत आप जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, केवल किस आधार पर? शंका के आधार, शंका के आधार पर। अंग्रेजों ने कहा अगर किसी व्यक्ति पर शंका हो जाए तो उसको तुरंत क्या कर लीजिए? अब मान लीजिए हम अपने हाथ में अपने जेब में हाथ डालें मोबाइल निकालने के लिए, तो हम गिरफ्तार कर लिए, ले जाके मार रहे हैं हमको। हमने कहा काहे मार रहे हो? कहा तुम पिस्तौल निकाल रहे थे। तो भैया हमको बुरा लगा, समझ रहे हैं। कोई आदमी जो है कुछ कर रहा है, उसको वहीं से उठा लिए, बोला तुम बम बना रहे थे, नीचे से हमने देखा उठा रहे थे, है ना। तो इसका क्या हुआ? विरोध। इसका क्या हुआ? विरोध। और इसी का विरोध करने के लिए आप देखेंगे 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में, अमृतसर के किस बाग में? जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए और बोला कि इस कानून का क्या होना चाहिए? विरोध। इस कानून का क्या होना चाहिए? विरोध। अब बताइए, वहां पर लोग आपके कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो है तभी जनरल डायर को यह सूचना दे दी गई कि अंग्रेजों के खिलाफ एक भयानक आंदोलन होने वाला है। अब जब यह सूचना डायर को मिली तो डायर जो है बंदूक लेकर के पूरा बटालियन के साथ पहुंचा कहाँ? जलियांवाले बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बाग है कुछ ऐसा है जिसमें जाने के केवल एक रास्ते हैं, और इसी रास्ते पर वो अपने सैनिकों के साथ क्या हो गया? खड़ा। अब चले तो गए थे, निकलोगे कैसे? समझ रहे हैं। अब यहाँ से गोलियां तड़ता चलना शुरू हो गई। उसमें कुएं का 2 थे, तो कुएं में कूदे तो एक आदमी कूदेगा तो बच जाएगा, लेकिन सब कुएं में कूदेंगे तो सब मर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो कुछ कुएं में कूद के मर गए और कुछ जनरल डायर के गोलियों से मर गए, है ना। और जब जनरल डायर गया इंग्लैंड तो उसको कहा गया वो इंग्लैंड का शेर था। वो इंग्लैंड का क्या था? शेर। आप शेर हैं। कमजोर बेबस लोगों पर, निहत्थे लोगों पर आप गोलियां चलवाते हैं, आप शेर हैं। अगर आप शेर थे तो लड़ना चाहिए था आपको चंद्रशेखर आजाद से,
लड़ना चाहिए था आपको भगत सिंह से, लड़ना चाहिए था राजेंद्र लहड़ी से, लड़ना चाहिए था रोशन सिंह से, है ना। तुम्हारा कलेजा निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख देते, है ना, समझ रहे। लेकिन जनरल डायर गलत भी नहीं था, समझ रहे। ये तो भारतीय दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं कि वो गलत था, लेकिन अंग्रेजों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह गलत नहीं था। आप कल्पना कीजिए कि आप अधिकारी बन गए, है ना, और यूपी के सीएम ने आपसे बोला है कि इलाहाबाद के लड़के अगर जो दंगा बवाल करेंगे तो आपको किसी भी कीमत पर आपको उसको क्या करना है, हैंडल, भले ही गोली चलाकर ही क्यों ना हैंडल करना पड़े। तो आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए आप कुछ भी करें। जो चपरासी की नौकरी तो मिल नहीं रही है, और आप एसएसपी हैं, आप एसपी हैं, तो आप क्यों अपनी नौकरी गंवाएंगे, है ना, समझ रहे। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने ऐसा काम किया। तो इंग्लैंड के दृष्टिकोण से जनरल डायर सही था। अरे भाई, पढ़ाई में कितने महिलाओं का मंगलसूत्र तक बिक जाता है, कितनों ने जमीन बेच दिया, किसी की इज्जत नीलाम हो गई, और इतनी कुर्बानी देने के बाद अगर नौकरी मिली है तो हम काहे गंवाएं, है कि नहीं। तो समझ रहे, उस दृष्टिकोण से वह शेर था, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से वह सियार था, समझ गए। साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ, 1928। भारत में कब आया, 1928। और साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में हुआ है। केवल एक शख्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबने इसका क्या किया है, विरोध, और वो शख्स है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको ज़्यादा ही नशे चढ़ी थी, है ना। अरे पूरी दुनिया विरोध कर रहा है तो तुम क्या समर्थन कर रहे हो, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। इसी वजह से वो महात्मा गांधी से, नेहरू से उनकी बनती नहीं था, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करते तो बीच में टांग घुसा देते थे, समझ रहे हैं। काहे घुसाया, जब पूरा देश उसका विरोध कर रहा है, ज़्यादा पढ़ लिए हो का। साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाहौर में लाला लाजपत राय गए। कौन गए हैं दोस्त, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के साथ भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, अशफाक उल्लाह भी थे, राजेंद्र लहड़ी भी थे, सभी लोग लहड़ी नहीं थे। तो वहाँ पर जब गए ये लोग, तो भगत सिंह ने कहा, आज़ाद ने बोला, है ना, कि जो है मुझे जाने दीजिए, समझ रहे। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि तुम अभी गर्म खून के आदमी हो, समझ रहे हो, तुमसे भाषिक भाषा हो जाएगा, मारपीट हो सकती है ना। हम बुढ़े हो गए हैं, हमारे पास क्षमता है बर्दाश्त करने की, और सैंडर्स है बदतमीज आदमी, वो गर्म होकर बात करेगा। लेकिन सैंडर्स कुछ ज़्यादा बदतमीजी करने लगा, तो लाला लाजपत राय भी क्रोधित हो गए। और लाला लाजपत भी तो गर्म दल के नेता है कि नहीं, तो सास भी तो कभी बहू थी, है कि नहीं, फिर खून उबाल आ गया। और उन्होंने बोला, तो सैंडर्स ने कहा पीट डालो, बस पीट डाले, मर गए। कौन, लाला लाजपत राय। और बाद में दौड़ा कर गोली मारा है किसने, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। और इसी कांड में, सैंडर्स हत्याकांड में, भगत सिंह को क्या दी गई है, फांसी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, 1917। तो और दूसरा क्या मिल रहा है, 1919। तो पहला और हो जाएगा क्या, तीसरा। फिर क्या, 1920 दूसरा। फिर क्या है, सबसे बाद में क्या हुआ है, 1928। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौथे का कौन सा ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी। किसकी संधि दोस्त, पुरंदर की संधि, ठीक है, किसकी, यही के, किसके बीच हुई थी, मुगल और मराठा। औरंगजेब एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, और औरंगजेब की इच्छा थी कि मैं जो है हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के साम्राज्य को जीत लूं, ठीक है। मगर उसने बीजापुर को जीतने में भी सफलता हासिल किया, गोलकोंडा को भी जीतने में सफलता हासिल किया, लेकिन यहाँ पर एक राज्य था छोटा सा, उसका नाम क्या था, महाराष्ट्र, है ना। और महाराष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था वीर शिवाजी। तो वीर शिवाजी को उसने पराजित करने के लिए 1663 ईस्वी में अपने मामा को भेजा। किसको भेजा दोस्त, मामा को। और इसके मामा का नाम था शाइस्ता खां। इसके मामा का क्या नाम था, शाइस्ता खां। और जब शाइस्ता खां वहाँ पहुँचा है महाराष्ट्र में,
तो वह कल आक्रमण करता तो रात में बैठ करके जो है अपना बिस्तर बैठ करके लगाया, खाना पीना खाया और रात को क्या करने लगा, विश्राम। उसी समय शिवाजी उस पर आक्रमण कर दिए जब वो रात में क्या कर रहा था, विश्राम। और अंगूठा आक्रमण करके उसका अंगूठा काट के लेकर भाग गए, समझ रहे, उसका अंगूठे काट ले गए, किसका, शाइस्ता। और जब अंगूठा कट गया तो वो महाराष्ट्र सीधे जो है कहाँ पहुँच गया, दिल्ली। औरंगजेब ने पूछा कहाँ है भैया, कहाँ चले आए, कहाँ चला है, कहो वो इतना बेकार आदमी है कि रात में आक्रमण करता है, अंगूठा काट लिया और किसी दिन पता नहीं क्या काट ले, समझ रहे, कोई भरोसा है ना। तो हम वहाँ कटवाने गए हैं क्या अपना हाथ पर, या हम नहीं युद्ध करेंगे, समझ रहे नहीं। रात में क्या दिखता है, क्या कट रहा है, समझ रहे नहीं। तो शिवाजी इतने बेकार थे यार, रात में अंगूठा काटने का जो दिन में काटते, लेकिन शिवाजी का सेना तो था नहीं, तो रात बिरात काट लेते थे। तो शाइस्ता खा भाग गया। शिवाजी कोई तोप थोड़ी थे, शिवाजी की इतनी छोटी सी सेना थी, औरंगजेब से जीत नहीं पाते, तो ही रात बिरात काम करते थे। तो दूसरी बार वो जो है जय सिंह को भेजा है, दूसरी बार औरंगजेब ने किसको भेजा है, जय सिंह को 1665 ईस्वी में। अच्छा, जय सिंह ये जानते थे कि इनका अंगूठा कटा है, तो सोए नहीं की। जय सिंह सोए ही नहीं, कहीं बाहर में गए भैया एक दिन नहीं सोएंगे, ठीक है, कम से कम सारे अंग सलामत तो रहेंगे। कौन पता शिवाजी क्या काट ले, है कि नहीं। तो जय सिंह सोए नहीं, ये डायरेक्ट युद्ध लड़े हैं, ये डायरेक्ट क्या लड़े हैं, युद्ध लड़े हैं। और वो युद्ध कौन सा था, पुरंदर का युद्ध, जो कब लड़ा गया है, 1665। और इस युद्ध में वीर शिवाजी जाते हैं हार, और अंगूठा ना काटे होते तो शाइस्ता खां भी उनको मार देता, क्योंकि बड़ी सेना लेकर गया था। लेकिन वो डर गया कि रात में पता नहीं क्या कर सकता, इस वजह से भाग गया, समझ। हार तो शाइस्ता खां से भी जाते, समझ रहे नहीं, क्योंकि इनकी सेना बहुत बड़ी नहीं, शाइस्ता खां की बड़ी थी, शिवाजी की क्या थी। इसीलिए शिवाजी गुरिल्ला युद्ध करते थे, छुप करके पीछे से वार करते थे, सामने से कभी वार नहीं किया। वो तो बाद में जो हिंदू लोग थे, बाद में जो हिंदू लोग हैं, महाराष्ट्र के मराठा लोग हैं, उन्होंने अपने कुल और गौरव को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने शिवाजी की इतनी प्रशंसा करी है, बाकी वो इतने प्रशंसा के काबिल नहीं है। आप देखिएगा शिवाजी के पास केवल ये महाराष्ट्र है ना, औरंगजेब के पास आप देखिए साम्राज्य कितना है, ये देखिए। तो जितनी उनकी सेना रही, जितनी उनकी पूरी जनसंख्या उतनी तो उसके पास सेना थी, वो जब चाहता तब निकल लेता, समझ रहे नहीं। तो शिवाजी इतने महान नहीं थे, चोरी चुपके रात बिरात आगे पीछे से युद्ध करते थे, समझे। और उसे कुछ झपट लिए तो झपट लिए, है ना, कुछ मिल गया तो मिल गया। और जब औरंगजेब खदेड़ता था तो जो है जाकर घुस जाते थे कि पहाड़ी में, समझ रहे। अब इलाहाबाद का आपका गली है तो आपको पता नहीं किस कहाँ घुसना है कहाँ निकलना है। अब हम बाहर से आए हैं तो हम घुस जाएंगे तो निकल ही नहीं पाएंगे, तो औरंगजेब घुस जा निकलने पीछे मान लेते थे। और फिर जब तक निकलता था घुसता नहीं था, समझ रहे कि नहीं। तो ये बहुत बड़े तोप नहीं थे, समझ में आई नहीं। कम हंसी मार देते थे, है ना। अगला छठवां देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी, सरहदी मतलब क्या कह सकते हैं, सीमांत कह सकते हैं, नहीं कह सकते, सरहद को क्या कह सकते हैं, सीमा। तो सीमांत गांधी या सरहदी गांधी, सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। बस इसने आपको फंसाने के लिए सीमांत के स्थान पर क्या रख दिया है, सरहद। तो ये सीमांत गांधी सब जानता है। अब सरहदी कहा देगा तो लोग कंफ्यूज होंगे, सरहदी कौन था, सीमा को ही क्या बोलते हैं, सरहद, समझ गए। तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है। अगला देखिएगा, गिरमिटिया मजदूर कौन होते थे। अंग्रेजों ने एक पॉलिसी चलाई,
अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी चलाई कि जब वो भारत में आए हैं तो यहाँ से लोगों को पकड़ करके वो अफ्रीका भेज देते थे। कहाँ भेज देते थे दोस्त? अफ्रीका भेज देते थे, मॉरिशस भेज देते थे, है ना, दूसरे देश में श्रीलंका भेज देते थे, है ना। अब श्रीलंका भेज दिए तो अब आप आ नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप कह सकते वो क्या थे? एक बदुआ मजदूर थे जिनको भारत से दूसरे देश में भेज दिया जाता। अब वो भारत आने के लिए क्या करते थे? वहाँ पर क्या करते थे? गुलामी करते थे। समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरमिटिया मजदूर क्या थे? एक बंधुआ मजदूर थे जिनका अंग्रेजों ने दूसरे देशों में भेजकर बहुत ही बुरी तरीके से क्या किया है? शोषण। इसीलिए आप सुनेंगे अप्रवासी भारतीय, सुना ना? यही भारतीय हैं जिनको अंग्रेजी टाइम पीरियड में दूसरे देश में भेज दिया गया था मजदूर बना करके। समझ में आया? ओके, तो बंधुआ मजदूर ही क्या थे? गिरमिटिया मजदूर थे। नालंदा किस धर्म से संबंधित था? आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध। आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध। लेकिन अगर ये पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीनी यात्री ने अध्ययन किया था? ह्वेनसांग। किसने अध्ययन किया था? ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। और ह्वेनसांग ने अध्ययन करके कौन सी किताब लिखा था? सी यू की। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गोरी का। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया है 1202-1203 ईस्वी में। और जब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया तो यहाँ की किताबें कितने महीने तक जलती रही थी? 6 महीने। समझ रहे? तो देखिए, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया था तो आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त। किस वंश का था? गुप्त वंश का। किस वंश का था? गुप्त वंश का था। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीनी यात्री ने शिक्षा ग्रहण किया था? ह्वेनसांग। अब ये भी पूछ सकता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग की किताब का क्या नाम? सी यू की। ये भी पूछ सकता है कि बनवाया तो कुमार गुप्त था लेकिन नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति था? मोहम्मद गोरी का। ठीक है। और किस सन में नष्ट किया है? 1202 और 1203। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बिहार और बंगाल को किसने जीता था? मोहम्मद गोरी ने या बख्तियार खिलजी ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। समझ में आया दोस्त? ओके। ये देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? आंसर क्या हो जाएगा? 1942। और इस क्रिप्स मिशन का नेता कौन था? तो इस क्रिप्स मिशन का जो नेता था उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था दोस्त? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसी के नाम के आधार पर इसको क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन। अब भारत में क्यों आया था? आप देखेंगे 1939 से ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया है? प्रारंभ। सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो गया है? प्रारंभ। और सेकेंड वर्ल्ड वार में आप देखेंगे एक तरफ जापान है और कौन है? जर्मनी। और जापान इतना पावरफुल हो गया था कि उसने रसिया को पराजित कर दिया था। किसको पराजित किया है? रसिया। इतना छोटा सा जर्मनी 1905 ईस्वी में किसको पराजित कर दिया था? रसिया से।
तो 1939 में भी रसिया डर रहा था। एक बार आप किसी को चौराहे खूब जूता ही जूता मारिए, है ना, फिर दूसरी बात उससे कहिए कि आ रहे हैं, वो भाग जाएगा, कहीं फिर जूता ही पड़ेगा, समझ। तो मारा है जापान ने रसिया को, खूब मारा था 1905 में, तो रसिया डर रहा था। और इसके साथ जर्मनी के साथ साथ इटली भी है ना। अब ये तीनों नाक में दम कर दिए थे। किसके नाक में दम कर दिए थे? ब्रिटेन के और फ्रांस के नाक में क्या कर दिए थे? दम कर दिए थे। तो ब्रिटेन फ्रांस से कहता था तुम्हारे वजह से हमारो सामत सवार है ना, तुम पूरी दुनिया में अपना उपनिवेश बना लियो, उनको परेशान करते हो, अब तुमको लोग परेशान करेंगे, समझ रहे। और अमेरिका क्या काम कर रहा था? अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस को भी, रसिया को भी सप्लाई कर रहा था औजार, और जो है जापान, जर्मनी, इटली से भी कह रहा था कि हमसे सामान लीजिए, परमाणु बम लीजिए, मिसाइल लीजिए। मिसाइल तो था नहीं, आप जो क्या कहते हैं कि बंदूक लीजिए। तो इसके पास पर्याप्त बंदूकें थी, जापान, जर्मनी और इटली के पास। मदद कौन ले रहा था? रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस। तो जापान ने अमेरिका से कहा कि भाई साहब, ये जो तुम बनियागिरी कर रहे हो ना, इसको तुम बंद कर दो, आप किसी को सामान नहीं देंगे। तो अमेरिका का हम दुकान खोले हैं, तो आप मन का तू ले, उनके मन का वो लेंगे, कहने दुकान बंद करो, नहीं बंद किया। तो अमेरिका में इसने पर्ल हार्बर पर, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आप देखेंगे जापान ने क्या मार दिया? बम मार दिया। अब अमेरिका परेशान, कहा अरे मोरे राम, ये तो बम मार दिया, है ना। अमेरिका 2 कदम पीछे आया, अमेरिका परेशान जापान से। तो इसने नागासाकी, हिरोशिमा 2 जगह परमाणु बम गिरा दिया, समझ रहे। अब बैठ गया जापान, एकदम यार उठ ही नहीं पाओ थे, कहना नहीं उठो, एक बम फिर मारेंगे, समझ रहे। लूले लगने पैदा हो गई, समझ रहे। तो अमेरिका तो पहले बनियागिरी कर रहा था, जब जापान ने बम मारा है तब वो जाके परमाणु बम छोड़ा है, और जब अमेरिका इस विश्व युद्ध में कूदा है तब जाके इनको क्या मिली है? विजय। इनको क्या मिली है? विजय। अदरवाइज जर्मनी का जो हिटलर था, 3 किलोमीटर रेंज में अगर सुई गिरती थी तो भी उसको पता चल जाता था सुई गिरी है, इतनी टेक्नोलॉजी उसकी जबरदस्त थी, समझ रहे। और बहुत जिद्दी आदमी था, वो अपनी जिद के सामने किसी को कुछ समझता नहीं था। उसने प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज, समझ रहे। और एक बार उसने अपनी बीवी को किसी से बात करते हुए देख लिया था। उसने अपनी बीवी को बुलाया और उसके सीने में तब तक रिवाल्वर की गोलियां दागी जब तक वो मर नहीं गई है, और जब तक गोली खत्म नहीं हो गया है, समझ रहे। बोले मेरी मोहब्बत किसी और की, ये कैसे हो सकता है, समझ। इतने खतरनाक लोग पड़े थे, समझ रहे। लेकिन फिर भी भाई अमेरिका जब इंटरफेयर करेगा तो जीतेगा तो है ये। फिर हाल 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित था? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? गुजरात। लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। किसने किया था? रंगनाथ राव ने। कब किया था? 1953 में। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब क्या हो जाएगा? बंदरगाह, है ना। यहाँ से क्या होता था? विदेशों से व्यापार। लोथल से और क्या मिला है? चावल का प्रमाण। क्या मिला है? चावल का प्रमाण। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? 3 युगल सवा धान। क्या मिला है दोस्त? 3 युगल सवा धान। अच्छा, सवा धान मतलब क्या होता है? कब्र। सवा धान मतलब क्या होता है? कब्र। युगल मतलब क्या होता है? डबल, है ना। तो एक ऐसा मतलब यहाँ से 3 ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें कितने व्यक्तियों को दफनाया गया है? 2, और इनकी संख्या कितनी है? 3। समझ गए। लोथल से और किसका प्रमाण मिला है? चावल, है ना। लेकिन क्या हड़प्पा में काल में चावल की खेती होती थी? नहीं। तो आदमी पूछेगा चावल कैसे मिला है? तो व्यापार तो हो रहा है। लोथल से क्या हो रहा है? व्यापार। आप यहाँ देखिए मैप में, ये गुजरात का कौन सा स्थल है? लोथल। लोथल के साथ व्यापार हो रहा है। व्यापार किसके साथ हो रहा है? मिस्र के साथ हो रहा है। और किसके साथ हो रहा है? क्रीट के साथ हो रहा है, ईरान के साथ हो रहा है, इराक के साथ हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ से गेहूं गया हो, बदले में क्या आया हो? चावल।
समझ? गोदी वाला मतलब बंदरगाह, ये क्या है? एक बंदरगाह है और यहाँ से विदेशों से क्या हो रहा है? व्यापार। लोथल को कहा जाता है लघु हड़प्पा, लघु मोहन जोदड़ो। समझ? जैसे बिहार में एक खान सर है, एक बच्चा है जो कक्षा 3 में पढ़ता है और 10 वालों को मैथ पढ़ाता है, उसको लघु खान कहते हैं, छोटा खान। समझ रहे? तो कहने का मतलब है कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसा एक बड़ा नगर था, लेकिन उससे क्या था? थोड़ा सा छोटा था, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो। या एक बंदरगाह नगर था। इसकी खोज किसने किया? रंगनाथ राव ने। कब किया? 1953 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि लोथल किस शहर में स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में किया गया? पहले आप देखिए, आपको क्लियर कर दूं मैं कि संगम साहित्य उत्तर भारत में लिखा गया है कि दक्षिण भारत में? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में। संगम साहित्य कहाँ लिखा गया है? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में क्या संस्कृत बोली जाती है? नहीं है कि नहीं? तो एक चीज तो पहले कट हो गया। कन्नड़ नहीं, तेलुगु और तमिल में से हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तमिल, है ना? क्या कहते हैं? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? और सम्मेलन बुलाया गया है, 3 संगम बुलाए गए हैं। दक्षिण भारत में कितने संगम बुलाए गए हैं? 3 संगम बुलाए गए हैं। और 3 संगम, इसमें आप अगर पहले संगम की बात करेंगे तो पहला संगम कहाँ बुलाया गया है? मदुरा में। कहाँ बुलाया गया है? मदुरा में। और इसके जो है अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। कौन थे इसके अध्यक्ष? अगस्त ऋषि। दूसरा जो संगम बुलाया गया है वह बुलाया गया है कपाटपुरम में। कहाँ बुलाया गया दोस्त? कपाटपुरम में। और इसी का एक नाम और मिलता है अलवे। कहाँ मिलता है दोस्त? अलवे। और इसके जो अध्यक्ष थे पहले अगस्त ऋषि थे, दूसरे के भी पहले कौन थे? अगस्त ऋषि। और बाद में इसके अध्यक्ष बने हैं कौन? तोलकप्पियर। कौन अध्यक्ष बना है? तोलकप्पियर। और तोलकप्पियर ने एक किताब, एक रचना लिखा है और इनकी रचना का नाम है तोलकप्पियम। इनकी रचना का क्या नाम है दोस्त? तोलकप्पियम। और अगर पूछ ले तोलकप्पियम किस चीज़ की रचना है तो आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण की। किसकी किताब है? आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण। अगर हम तीसरे संगम की बात करें तो तीसरे संगम की भी जो बुलाया गया है, तीसरा संगम, वो भी कहाँ बुलाया गया है? मदुरै में। ये सब क्या है? ये स्थान है। ये क्या है? स्थान है। मदुरा ये क्या है? स्थान है। ये भी क्या है? स्थान। और ये कौन है? ऋषि है। तो तीसरे मदुरा में बुलाया गया है और इसके 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनका नाम है नक्कीरर। उनका क्या नाम है दोस्त? नक्कीरर। तो दोस्तों, संगम साहित्य उत्तर भारत में बुलाया गया है कि दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत। कुल कितने संगम साहित्य बुलाए गए हैं? 3। पहला संगम साहित्य किस जगह बुलाया गया है? ये किस राज्य की राजधानी है? पांड्य। किस राज्य की राजधानी? पांड्य। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। दूसरी संगम कहाँ बुलाई गई है? कपाटपुरम अथवा अलवे में। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? अगस्त ऋषि। बाद में अध्यक्ष किसको बनाया गया? तोलकप्पियर ने कौन सी रचना लिखा है? तोलकप्पियम। ये तोलकप्पियम किस चीज की रचना है? व्याकरण। तीसरा संगम कहाँ बुलाया गया? मदुरै। मदुरा कहाँ पड़ता? मदुरा के अध्यक्ष कौन थे? तीसरे संगम के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। और इसमें बहुत सारे किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई है, जैसे पदने कोल कड़क्कू, है ना, जैसे पत्त पादू, जैसे पत्तिन पाले, है ना। बहुत सारी किताबें लिखी गई। बात समझ में आया? तो दोस्तों जो है आज क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लगा मित्र?